नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच से मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आगामी वीडियो की परीक्षा को ध्यान में रखकर संस्थान के द्वारा वीडियो के प्रैक्टिस सेट के रूप में ये मुहिम स्टार्ट की गई है, जिसके आज के इस अंक में हम लोग दूसरे अभ्यास सत्र के साथ आपके सम्मुख उपस्थित हैं। तो आइए आज के अपने अभ्यास सत्र को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज के चर्चा का हमारा पहला प्रश्न, जो कि है त्रिनेत्र में समास बताइए। तो त्रिनेत्र पद में हमें समास बताना है। विकल्प है इसके: ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुब्रीहि समास और डी तत्पुरुष समास। तो साथियों, इसका आंसर जो होगा, देखिए अगर हम चर्चा करें तो इस प्रश्न का आंसर होगा ए द्विगु समास। ठीक है, त्रिनेत्र मतलब तीन नेत्रों का समाहार, तीन नेत्रों का समाहार। ठीक है, तीन नेत्रों का समाहार जो है वो कहलाएगा त्रिनेत्र कहलाएगा, और इस पद में हमारा समास जो होगा वो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा प्रश्न ये है कि अगर विकल्प में द्विगु समास ना दिया हो, अगर विकल्प में द्विगु समास ना दिया हो तो ऐसी परिस्थिति में इसको हम बहुब्रीहि मान लेंगे और दूसरी प्राथमिकता के तौर पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अर्थात ऐसी परिस्थिति में हम त्रिनेत्रों का, तीन नेत्रों का या तीन नेत्रों के समूह वाले व्यक्ति के रूप में शिव को मान लेंगे, और ये शिव जो होगा इस त्रिनेत्र पद के लिए कैसा एक विशेष अर्थ प्रदान करेगा, कैसा एक विशेष अर्थ प्रदान करेगा। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा वो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कब? जब हमारा विकल्प में द्विगु समास नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में हम बहुब्रीहि समास लगाएंगे, लेकिन अगर द्विगु और बहुब्रीहि दोनों उपस्थित है तो ऐसी परिस्थिति में हम इसका आंसर द्विगु समास मान्य करेंगे। ठीक, दूसरा प्रश्न है हमारा, इति का विलोम कौन सा होगा? ठीक है, विकल्प ए अनुसार, बी अथ, श्री श्रुति और डी निधि। तो साथियों, इति का जो सही विकल्प होगा वो अथ होगा। ठीक है, अथ का मतलब होता है प्रारंभ और इति का मतलब होता है साथियों समापन। मैंने संभवतः शायद अपनी अंतिम कक्षा में भी इस प्रश्न को लिया था। ठीक है, तो रिवाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा कि विलोम के साथ साथ इसकी मीनिंग भी आप जान लेंगे कि अथ का मतलब प्रारंभ और इति का मतलब समापन होता है। तो इति का विलोम अथ हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, तो तत्काल या यहां पर तुरंत भी शब्द आ सकता है। तुरंत कविता करने में कुशल हो ऐसे कवि को क्या बोलेंगे? तो विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए है सुकवि, बी महाकवि, सी आशु कवि और डी राजकवि। तो साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया। इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प सी आशु कवि। अगर हम इसके अन्य विकल्पों की चर्चा करें तो सुकवि यानी सु उपसर्ग के रूप में जिसका शाब्दिक अर्थ सुंदर होता है, तो जो सुंदर कविताएं करता है, सुंदर कविता करने वाला कवि, सुंदर कविता करने वाला कवि, करने वाला कवि क्या कहलाएगा? सुकवि कहलाएगा। ठीक है, अगर हम महाकवि की बात करें तो ऐसा कवि जो महान हो, जो महान हो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम महाकवि कहेंगे। और राज्य दरबार के आश्रित कवि,
राज्य दरबार के आश्रित कवि, ऐसा कवि जो राज्य दरबार पर क्या हो, आश्रित हो, उसे हम किस नाम से जानेंगे, राज कवि के नाम से जानेंगे। तो इसके विकल्पों पर भी चर्चा हो गई। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प सी, आशु कवि। हमारा अगला प्रश्न है, 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। ठीक है, तत्सम शब्द आप लोग बहुत भली भांति प्रकार से समझ गए होंगे। तत्सम मतलब तत् धन सम, कई बार मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं। किसके समान, तो संस्कृत के समान। मीनिंग हो गई इसकी, यानी तत्सम शब्द जो होंगे हमारे कैसे हो जाएंगे, तो तत्सम शब्द हमारे ऐसे शब्द हो जाएंगे जो संस्कृत के समान होंगे। तो संस्कृत के समान शब्द, अब यहां पे एक विकल्प देखते हैं, तो देखते हैं, ए दाहिना, बी दक्षिण, सी दक्षिण और डी दक्खन। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा भी सावधानी से पढ़ते हैं तो देख पाएंगे कि ये तो 2 पद ही नहीं होते जो कि आप सुनते ही नहीं हो। ठीक है, अब कंफ्यूजन आ रहा है दाहिना और दक्षिण, कि सर दाहिना तत्सम होगा कि दक्षिण तत्सम होगा। तो मैंने आपको परिभाषा के रूप में बताया कि अब इन दोनों पदों में आप तुलना कर लीजिए, और तुलना जब करेंगे तो देखेंगे कि दाहिना और दक्षिण की अगर हम चर्चा करें तो इसमें संस्कृत से निकटता प्रदर्शित कौन सा शब्द कर रहा है, तो आप देखोगे कि यहां पर दक्षिण शब्द में संयुक्त वर्ण छा का प्रयोग हुआ है। और संयुक्त वर्ण छाव का या कोई भी संयुक्त वर्ण का प्रयोग जब हमने आपको तत्सम तद्भव का प्रैक्टिस सेट कराए या विगत चर्चा में जब हमने चर्चा की, तत्सम तद्भव हमने आपको पढ़ाया शब्द रचना के अंतर्गत, तो वहां पे हमने चर्चा की थी कि अगर किसी शब्द में संयुक्त वर्ण का प्रयोग होता है, जो कि कितने होते हैं, जिनकी संख्या प्राय 4 होती है, जो कि होते हैं छ, त्र, ज और श्रा। जो पढ़ना चाहे तो शब्द रचना के टॉपिक से आप इसको विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं, उसका वीडियो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो अगर इन शब्दों, इन वर्णों का प्रयोग किसी शब्द में हो जाता है तो ऐसे शब्द प्राय हम तत्सम के रूप में प्रयुक्त करते हैं, या ऐसे शब्दों को हम तत्सम के रूप में जानते हैं। तो अगर इन दोनों शब्दों में हम कंपेयर करें, इनका तुलनात्मक अध्ययन करें या तुलनात्मक रूप से देखें, तो हम बहुत सहजता से पाते हैं कि यहाँ पर संयुक्त वर्ण का प्रयोग होने के कारण इन दोनों में ये पद तत्सम के निकट समीप होता है, संस्कृत से निकटता प्रदर्शित करता है। अतः ये बी विकल्प जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी होगा, वो तत्सम शब्द हो जाएगा। बी हमारा कैसा हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। और दक्षिण का जो तद्भव बनता है, लिख लीजिए, तद्भव होता है दाया। ठीक है, दक्षिण का तद्भव पद दाया होता है, जिसको हम तत्सम में दक्षिण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधीश में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है साथियों, तो उपसर्गों का प्रयोग हम देखते हैं कि संधि और सामासिक पदों में उपसर्गों का प्रयोग होता है। तो अगर यहां पर हम इस अधीश पद को देख लें कि अधीश पद का निर्माण कैसे हुआ है, ये एक संधि पद है कि एक सामासिक पद है, तो बहुत आसानी से हम इसमें उपसर्ग को जान पाएंगे कि कौन सा पद इसमें उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो देखिए साथियों, जब हम इस पद को तोड़ते हैं, तो अगर हम इस पद को तोड़ते हैं तो यहां पर हमें 2 पद मिलते हैं। एक पद मिलता है अधि और दूसरा पद मिलता है ईश। और देखिए, पहले पद का अंतिम वर्ण यहां पे मिलता है ई और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण ई, यानी 2 समान वर्णों का मेल, और 2 समान वर्णों के मेल से होने वाली संधि कहलाती है दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि। उसे हम जानते हैं दीर्घ स्वर संधि के नाम से, दीर्घ स्वर संधि के नाम से। तो देखिए, यहां से एक बात आपके सामने और स्पष्ट हो गई कि अधीश का जो पद है यह हमारा एक संधि पद है।
अधीश का जो पद है एक हमारा कैसा पद है? संधि पद है, जिसमें दो पदों अधि और ईश के मेल से इसका निर्माण हुआ है। अब अगर हम उपसर्ग की चर्चा करें तो उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग किसी मूल शब्द के पहले लगने वाला, के पहले प्रयुक्त होने वाला क्या होता है साथियों? प्रयुक्त होने वाला शब्दांश होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। उपसर्ग जो होता है वो शब्द नहीं होता है, बल्कि शब्दांश होता है। शब्दांश का मतलब हो गया कि इसका उपसर्गों का कोई स्वयं का निश्चित अर्थ नहीं होता है, बल्कि यह किसी मूल शब्द के साथ मिलकर एक अर्थ प्रदान करता है। इसको बहुत ध्यान, मैं हमेशा बोल रहा हूं कि शब्द के अनुसार परिभाषा को परिभाषित करेंगे। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दांश होते हैं, ना कि शब्द। इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर मूल पद क्या है? मूल पद है ईश, और उसके पहले प्राप्त होने वाला पद क्या है? अधि। तो ये अधि जो होगा यहां पर उपसर्ग के रूप में कार्य करेगा। यानी अगर इस पद को तोड़ते हैं तो देखिए विकल्प है अति, बी अधि, सी ए, डी अनु। तो आपको यहां पर अधि उपसर्ग के रूप में मिल रहा है, तो ये विकल्प बी इसका आंसर हो जाएगा। आंसर बी, अधि धन ईश। अधि धन ईश, ये मिल करके शब्द क्या बना देगा? अधीश बना देगा। ये बन करके अधीश बना देगा। और इस ये पद कैसा हो जाएगा? तो मैंने बताया कि संधि पद हो जाएगा, जिसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। दीर्घ संधि होगी, ठीक है। या दीर्घ संधि नहीं होगी तो आपको विकल्प में स्वर संधि मिल सकता है। दो स्वरों के मेल से बनने वाली संधि क्या कहलाती है? स्वर संधि कहलाती है, ठीक है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या है? देखिए, लोकोक्ति मुहावरे का साथियों प्रश्न है। लोकोक्ति मुहावरे का प्रश्न है। विकल्प इसके देख लेते हैं। ए, विश्वास पात्र व्यक्ति, बी, समान आदत एवं स्वभाव वाले, सी, एक भजन के बांट, और डी, बेईमान समूह। तो बहुत चर्चित ये हमारी लोकोक्ति है, जिसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, समान आदत एवं स्वभाव वाले। हम कहते नहीं है कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक ही थाली के चट्टे बट्टे का मतलब होता है कि दोनों का व्यवहार, स्वभाव, ठीक है, वो आचरण में कैसा है? एक ही जैसा है, जिस कारण उनको एक ही थाली के चट्टे बट्टे के रूप में परिभाषित करते हैं या उच्चारित करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है हमारा, इन शब्दों में से सही वर्तनी वाला शब्द चुने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही वर्तनी। अब अगर विकल्प देखें तो एक है अनादृत, सी अनदृत, ठीक है, सॉरी, बी अनदृत, सी अनादरित, और डी अनादृत। तो देखिए साथियों, अगर यहां पर भी अगर पद को आप तोड़ पाए तो बहुत आसानी से इस पद की वर्तनी निकाल सकते हैं। आप उपसर्ग के चैप्टर को पढ़ते हैं और मैंने आपको बताया है कि नहीं का अर्थ प्राप्त करने के लिए, नहीं का अर्थ यानी विलोम पद बनाने के लिए, किसी दिए गए शब्द का विलोम पद बनाने के लिए हम मूल रूप से हिंदी में 3 उपसर्गों का प्रयोग करते हैं। 3 उपसर्गों का प्रयोग करके हम प्रायः किसी भी शब्द का विपरीत पद का निर्माण करते हैं। वो क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, एक पद हो सकता है आपका आ उपसर्ग का प्रयोग कर लीजिए, एक हो सकता है अनुपसर्ग का प्रयोग कर लीजिए, और एक होता है निह उपसर्ग का प्रयोग करें। इन 3 का प्रयोग करके हम प्रायः किसी भी शब्द का विपरीत या विलोम शब्द का निर्माण हिंदी में करते हैं। अब अगर यहां पर हम पद देखें तो अगर पद हम यहां पर देखना चाहें तो यहां पर मूल रूप से कोई भी पद हो तो वो अनदृत के रूप में है। अब अगर हम उसको तोड़ना चाहें तो देखिए, अगर इस पद को हम तोड़ें तो यहां पर अनुपसर्ग के रूप में मिलेगा और एक मूल पद आदृत मिलेगा, ठीक है। तो जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो आप ये शब्द को देखते हैं, आदृत। आदृत का मतलब होता है सम्मानित या सम्मान किया जाने योग्य, सम्मानित
या सम्मान किए जाने योग्य, या जिसका सम्मान किया जाए, जिसका सम्मान किया जाए। ठीक, अगर अब हमें इसका विलोम बनाना है, हम इसमें से आ या अन में से किसी एक उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। और मैंने आपको बता भी रखा, लास्ट टर्न पे मैंने चर्चा जब की थी तो मैंने आपको बताया था कि कहां पे आ का प्रयोग होता है और कहां पे अन का प्रयोग होता है, यह भी मैंने आपको बता रखा है। आ का प्रयोग किसके साथ होगा? व्यंजन वर्णों से प्रारंभ होने वाले शब्दों के साथ। ये स्पष्ट है। अगर किसी शब्द का प्रारंभ व्यंजन से हो रहा है तो उसका विपरीत अर्थ बनाने के लिए हम आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी शब्द का प्रारंभ किससे हो रहा है? स्वर वर्ण से हो रहा है, स्वर वर्ण से हो रहा है, तो उसका विपरीत अर्थ बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? अन उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर देखिए, जिसका सम्मान किया जाए वो आद्यत कहलाता है। इसका प्रारंभ किससे हुआ? आ से हुआ। आ क्या हो गया? स्वर हो गया, आ स्वर हो गया। ठीक, अब अगर हमें इसका विपरीत बनाना है तो हम इसके पहले बताइए आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे कि अन का करेंगे? तो इसके पहले हम अन उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। और जब अन उपसर्ग का प्रयोग करके हम शब्द बनाएंगे तो देखिए, अन धन आद्रत। और बहुत आसानी से देखिए, यहां पर ये ना कैसा है? आधा है, और उसको पूरा करने के लिए आगे पद में ये आ मिल गया, तो ना और आ ने मिलकर के क्या बना दिया साथियों? ये ना बना दिया, यानी मूल पद में ना का प्रयोग होगा। यानी सही आंसर हमारा होगा ए, अनादृत। ठीक है, अनादृत। ठीक है, अनादृत का अर्थ होता है, अनादृत का अर्थ होता है जिसका सम्मान ना किया गया हो, या जिसका सम्मान ना किया जाए, जिसका सम्मान ना किया जाए। जिसका सम्मान ना किया जाए वो क्या कहलाता है? अनादृत कहलाता है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए और आंसर लगाने का प्रयास कीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, निस्दिन बरसत नयन हमारे में कौन सा रस है? ए करुण, बी रौद्र, सी वियोग और डी अद्भुत। तो साथियों बहुत चर्चित पंक्ति है सूरदास की। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे, निस्दिन बरसत नयन हमारे। ठीक है, उद्धव प्रसंग भ्रमर गीत से ली गई पंक्ति है, जिसमें गोपियां उद्धव से कहती हैं कि श्याम के वियोग में हमारे नयनों से लगातार अश्रुओं के जो हैं वो वर्षा होती रहती है, और उनके वियोग में हम इतना दुखी हैं कि हमारे नेत्रों से जो है वो आंसू निकलना बंद ही नहीं होते। अर्थात श्याम के वियोग में, कृष्ण के वियोग में, ठीक है, इस पंक्ति को लिखा गया है। अतः इस पंक्ति में वियोग श्रृंगार रस होगा, वियोग श्रृंगार रस होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नित नव लीला ललित थान गोलोक अजिर में, रमत राधिका संग रास रंग रंग रुचिर में। इसमें कौन सा छंद है? इस साथ थोड़ा सा दिक्कत है, छंद। और यहाँ पे इस पद को थोड़ा ठीक कर लेंगे, यहाँ पर ये ठान ही होगा, इसको हटा लीजिएगा, यहाँ पे इसको हटा लीजिएगा, तो ठान ही शब्द हो जाएगा। ठीक है, अब हमने आपको बताया था छंद की चर्चा हम लोग अभी लास्ट में कर ही रहे थे। ठीक है, और उसी को रोक करके हमने आगे बढ़ाया। तो लेकिन हमने आपको छंद को पहचानने का तरीका बहुत आसानी से बता दिया था कि छंद को पहचानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उस छंद में मात्राओं का प्रयोग। आप मात्राओं को लगा लीजिए, आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि उसमें किस छंद का प्रयोग हुआ है। तो पहला पद है, यहाँ पे मात्राओं का प्रयोग करते हैं, नित नव लीला ललित ठान गोलोक अजिर में। यानी देखिए यति हमें यहाँ पर मिल रही है, यति हमें यहाँ पर मिल रही है। मात्राओं का अगर हम प्रयोग करें तो देखिए, एक 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 एक, दो दो, एक एक एक, दो एक दो, एक 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 एक, दो। ठीक है, पहले पर भी आप मात्राएं हमारी हो गई। अब बस इस मात्राओं को आप काउंट करेंगे, और जैसे ही काउंट करेंगे हम पहुंच जाएंगे अपने आंसर पे।
तो देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 साथियों 24 मात्राएं 24 मात्राओं का प्रयोग इसमें हो रहा है। तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं अगर हमने देखा तो हमने देखा कि रोला छंद हमारा ऐसा होता है जिसके प्रत्येक चरण में कितनी 24 मात्राओं का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से इस पंक्ति में कौन सा हो जाएगा, इस पंक्ति में हमारा रोला छंद हो जाएगा, यानी इस पंक्ति का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प बी। बहुत आसानी से आप किसी भी पंक्ति में क्या कर सकते हैं, मात्राओं को लगा करके उसमें छंद की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प बी, रोला। अगला प्रश्न देखते हैं, पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहां पर फिर से देखिए, अगर इस शब्द को आप अभी यहां पे इसका तोड़िए, तो मैंने सबसे आसान तरीका बताया था किसी भी संधि को करने का, उसका वर्ण विन्यास। तो अगर पवित्र शब्द को आप तोड़ते तो देखिए पा आ वा ई ता रा आ, ये हो गया इसका वर्ण विन्यास। अब देखिए इसमें आपको सीधे सीधे यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि अववर्ण की प्राप्ति हो रही है। क्या मिल रहा है, अब मिल रहा है। और यदि अब मिल रहा है तो अब किसकी जगह आता है, ये आपको मालूम है आता है ओ की जगह। याद आ रहा होगा, हमने पढ़ाया था आए आए अब आओ। याद आ रहा होगा आप लोगों को, ये यण संधि के अयादि संधि के पद होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये ओ में परिवर्तित हुआ, इसको पा के साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। तो हमारा पहला पद बनेगा पो, और यहां पर शेष क्या बच रहा है, तो देखिए यहां पर शेष बच रहा है इत्र। तो ये शब्द क्या बनेगा, पोधन इत्र, यानी विकल्प सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। विकल्प सेकंड हो जाएगा हमारा आंसर। पवित्र में संधि विच्छेद पोधन इत्र होगा, और संधि होगी, अगर इसमें पूछ दिया जाए इसमें कौन सी संधि होगी, तो संधि होगी साथियों अयादि संधि, अयादि संधि, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, महात्मा में समास बताइए। विकल्प ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व और डी द्विगु। तो देखिए दो तो यहां पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि द्विगु मतलब संख्या और द्वंद्व प्राय योजक चिन्ह, ये दो पहचान हमने आपको बताई थी, ठीक। अब यहां पर क्या होता है, अगर यहां पर इस शब्द को देखें तो महात्मा शब्द जो है दो पदों महा और आत्मा से मिलकर बना है, जिसमें आपको मालूम है ये महा जो है ये उपसर्ग है। साथियों कई पुस्तकों तक में हमने देखा है कि उपसर्ग के कारण इस महात्मा को अव्ययी भाव समास के रूप में दिखते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि यहां पर ये महा उपसर्ग तो जरूर है, लेकिन जब ये आत्मा के साथ जुड़ रहा है तो ये उपसर्ग जो है वो विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है, यानी इस आत्मा की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। और हमने परिभाषा पढ़ रखी है कि ऐसा समास जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो, ऐसे समास को हम किस नाम से जानते हैं, कर्मधारय समास के नाम से जानते हैं। तो साथियों यहां पर उपसर्ग होने के बावजूद भी इस पद में कौन सा समास हो जाएगा, बी कर्मधारय समास हो जाएगा। साथियों मैंने जब समास की चर्चा की थी, समास का हमारा टॉपिक जो हमने पढ़ाया था, तो वहां पे हमने स्पेशली मेंशन करवाया था, आपको नोट डाल करके लिखवाया था कि महा उपसर्गों से बना कोई भी शब्द जो होता है वो प्रायः किस रूप में प्रयुक्त होता है, कर्मधारय समास के रूप में प्रयुक्त होता है। कोई भी पद जो है अगर उसका निर्माण में महापद आ रहा है, तो अगर विकल्प में कर्मधारय है तो वो समास जो होगा वो कर्मधारय के रूप में प्रयुक्त होगा, वो पद कर्मधारय के रूप में चयनित किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा महापद के कारण कर्मधारय समास, बी कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं।
इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? विकल्प ए भारतवासी, बी परमेश्वर, सी महाजन, डी पीतांबर। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो होगा विकल्प ए भारतवासी। क्यों? क्योंकि ये पद बनेगा भारत का वासी। ठीक है, और देखिए यहां पर पद के बीच में किसका प्रयोग हुआ? विभक्ति चिन्ह का। विभक्ति चिन्ह का। और विभक्ति चिन्ह हमने पहचान बता रखी है कि यदि दो पदों के बीच में विग्रह करने पर विभक्ति अथवा कारक अथवा चिन्हों का प्रयोग होता है तो ऐसा समास जो होता है या उस पद में कौन सा समास होता है वो हो जाता है तत्पुरुष समास। तो भारतवासी में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, पक्का? एक विकल्प के रूप में इसका आंसर पीतांबर भी हो सकता है। ठीक है, परंतु अगर हम चर्चा करें कि ज्यादा उचित विकल्प कौन सा होगा तो भारतवासी और पीतांबर में से अगर चयन करना हो तो साथियों हम ए विकल्प का चयन करेंगे। क्योंकि देखिए पीतांबर शब्द जो है उसमें बहुब्री समास तो है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अनुपस्थिति में यह कर्मधारय के रूप में भी प्रयोग होता है। देखिए ये बात ध्यान रखिएगा, यानी पीतांबर में कौन सा समास है उसकी निर्भरता विकल्प के अनुसार होगी। ठीक है, अगर बहुब्री और कर्मधारय दोनों है तो ऐसी परिस्थिति में पहली प्राथमिकता बहुब्री की, लेकिन अगर नहीं है तो कर्मधारय के रूप में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पर आपको इन दोनों में देखिए ये तो शुद्ध रूप से क्या हो गए, ये तो हो ही गए महा उपसर्ग और परम मतलब विशेषता, ईश्वर की विशेषता कि वो कैसा है, परम है, श्रेष्ठ है। ठीक है, अब अगर हम पीतांबर की बात करें तो पीतांबर बिल्कुल सही कृष्ण का पर्यायवाची है, एक विशेष अर्थ दे रहा है, लेकिन अगर विकल्प में बहुब्री समास विशेष अर्थ ना हो तो उसको हम सामान्य अर्थ में पीले वस्त्र को धारण करने वाले के रूप में भी ले सकते हैं। और अगर पीले वस्त्र को धारण करने वाला ले तो वो एक सामान्य अर्थ बनेगा, और यदि सामान्य अर्थ बनेगा तो वहां समास हमारा जो होगा फिर वो बहुब्री ना होकर के क्या हो जाएगा, कर्मधारय, यानी इसका प्रयोग हम कर्मधारय के रूप में भी कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भारतवासी हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके, तत्पुरुष समास के रूप में प्रयुक्त होगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए भारतवासी। अगला प्रश्न देखिए और लगाने का प्रयास कीजिए। आलोचना का पर्यायवाची क्या है? विकल्प ए सुलोचना, बी विवाद, सी समीक्षा और डी बाध्यता। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आलोचना का पर्यायवाची होता है समीक्षा। आलोचना का पर्यायवाची होता है समीक्षा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अपकार का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो विकल्प ए अनिष्ट, ठीक है, विकल्प बी स्वीकार, सी उपकार और डी परोपकार। तो ध्यान रखिएगा अपकार का विलोम होगा सी उपकार, अपकार का विलोम हो जाएगा उपकार। ठीक है, अगर हम अन्य विकल्पों की चर्चा करें तो अनिष्ट का विलोम होगा ईष्ट। देखिए इस पद को तोड़ दीजिए तो यह भी पद इसी तरीके से छूट जाएगा, अन्न धन ईष्ट, यानी मूल पद क्या हुआ, ईष्ट, और इसका विलोम बनाने के लिए इसमें अनुपसर्ग का प्रयोग किया तो क्या बन गया, अनिष्ट। ठीक है, अनिष्ट, इष्ट, ये बनेगा इष्ट। ठीक है, स्वीकार का विलोम होगा अस्वीकार, और परोपकार का विलोम होगा स्वार्थ।
परोपकार का विलोम हो जाएगा स्वार्थ। तो इस प्रकार से इसके तीनों विकल्प भी हो जाएंगे और इसका सही आंसर जो होगा विकल्प सी, उपकार। अगला प्रश्न है, जिसे मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? ए अमापित, बी अपर, सी अनुपमेय और डी अपरिमेय। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प डी, अपरिमेय। ठीक है, परिमेय का मतलब होता है जिसे मापा जा सके। परिमेय का मतलब क्या होता है? जिसे मापा जा सके। ठीक है, तो जिसे ना जा सके तो इसके पहले आ उपसर्ग का प्रयोग करेंगे और ये शब्द बन जाएगा अपरिमेय। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। विकल्प ए कान, बी कृष्ण, सी किशन, डी कन्हैया। तो फिर से देखिए यहां पर विकल्प बी जो है इसमें संयुक्त वर्ण का प्रयोग हुआ है, क्लिष्ट वर्ण है, तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, यानी कृष्ण जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा जिसका तद्भव होता है कान्हा। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? कान्हा। लिख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा, 4 विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना। फिर से आपको तत्सम शब्द को दे दिया। विकल्प ए केंची, बी कतरी, सी करतरी और डी करतरी। ठीक है, तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी, करतरी, जिसका तद्भव होगा कैंची। कैंची का तत्सम होता है कर्तरी। आप इसको याद कर लीजिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पूछता है आपसे, सीधे सीधे पूछ सकता है कि कैंची का तत्सम क्या होगा? तो कैंची का तत्सम हो जाएगा कर्तरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए एक सामासिक पद है जो कि अभि और शंसा से मिलके बना है। अगर हम बात करें तो पहला पद जो होता है उसे हम उपसर्ग के रूप में जानते हैं, जिसके रूप में यहाँ किसका प्रयोग हुआ है? अभि का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प बी, अभि। अभिधन शंसा, यानी अभि इस पद का क्या हो जाएगा? उपसर्ग, और शंसा जो होगा इसका मूल पद हो जाएगा। ठीक है, मूल पद के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है ए घबराना, बी ईर्ष्या या जलन होना, सी मन की इच्छा मन में ही रहना और डी अज्ञानी होना। तो कलेजे पर सांप लौटने का साथियों सही अर्थ होता है ईर्ष्या या जलन होना। ठीक है, कभी कभी कई बार क्या होता है कि हमारी सफलता जो होती है वो दूसरों को हजम नहीं होती, या दूसरे हमारी सफलता को देखकर हमारी सफलता में प्रसन्न नहीं होते, तो अक्सर उनके लिए हम इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं कि वाक्य में हम अक्सर प्राय इसको कहते सुनते हैं कि हमारी सफलता को देखकर, ठीक है, हमारे शत्रुओं के कलेजे पर सांप लौटने लगा। शत्रुओं के कलेजे पर सांप लौटने लगा। तो सांप लौटने का, कलेजे पर सांप लौटने का क्या हुआ कि उनको ईर्ष्या या जलन हो गई, किससे? हमारी सफलता से। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प बी, ईर्ष्या या जलन होना। जले पर नमक छिड़कने से क्या आशय है? जले पर नमक छिड़कने से क्या आशय है? विकल्प ए कष्ट पर कष्ट देना, बी मजाक उड़ाना, सी नुकसान पहुंचाना या डी बैर रखना। तो साथियों बहुत चर्चित लोकोक्ति है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए
कष्ट पर कष्ट देना, जले पर नमक छिड़कना मतलब कष्ट पर कष्ट देखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमारा एक क्वेश्चन वर्तनी का आ गया है और पूछा गया है कि सही वर्तनी का चयन करिए। विकल्प ए अप्लावित, विकल्प बी अप्लावित, सी अप्लवित और डी अप्लावित। तो साथियों इस पद की जो सही वर्तनी होगी लिख लीजिएगा, विकल्प बी अप्लावित होता है। अप्लावित, ठीक है, अप्लावित, जिसका शाब्दिक अर्थ भीगना अथवा गीला होना होता है। ठीक है, भीगना अथवा गीला। अगर थोड़ा सा आप देखें तो साइंस में आप लोग एक शब्द पढ़ते हो प्लवन, जिसका संबंध प्राय जल से ही होता है, प्लवन। ठीक है, तैरना, प्लवन मतलब तैरना। ठीक है, तो अप्लावित मतलब भीगना हो जाएगा या क्या हो जाएगा, गीला होना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न की सही वर्तनी हो जाएगी विकल्प बी अप्लावित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का सही उत्तर के रूप में चुने। यानी वाक्य शुद्धि का क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। विकल्प, वह दंड पाने योग्य है, बी वह दंड लेने योग्य है, सी वह दंड के योग्य है, डी वह दंड देने योग्य है। तो साथियों बहुत बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी, वह दंड के योग्य है, वह दंड के योग्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न पैसेज से संबंधित है साथियों। वीडियो की परीक्षा में पैसेज पिछली हर परीक्षा में जो भी सेट हुए थे हमारे, उन सेट में क्या कहते हैं, पैसेज महत्वपूर्ण रूप से शामिल था। तो इसको हम लोग देख करके हर सेट में पैसेज के क्वेश्चन को भी समाहित करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि हमारे पैसेज के आंसर क्या होंगे। तो उससे पहले हम पैसेज को एक बार पढ़ लेते हैं और मैं आपसे भी प्रयास कहूँगा कि एक बार सावधानी पूर्वक मेरे साथ इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लें। पैसेज हमारा है, मनुष्य अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन एवं मितव्ययिता पूर्वक उपयोग मानव की कुशलता, लगन एवं समर्पण पर निर्भर है। प्रकृति के अमूल्य उपहारों जैसे वन, जल, खनिज आदि को अपने कल्याण के लिए संपूर्ण प्रयोग करना मानव मात्र की इच्छा शक्ति व तर्क शक्ति पर निर्भर है। मानव की प्रगति के लिए सतत विकास का महत्व गांधी जी ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। इसलिए सतत विकास हेतु मानव की आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया। विकास का ध्येय जीवन के आर्थिक ही नहीं वरन सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाना है। नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाना है। प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की आकांक्षा हमेशा होनी चाहिए। जहां इस आकांक्षा की पूर्ति होगी, यानी आकांक्षा कैसी होनी चाहिए, आकांक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की, प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की। ठीक है, जहां आकांक्षा की पूर्ति होगी उसे इतिहास में स्वर्ण युग का नाम देना उचित होगा, ना कि साहित्य और कला की तरक्की का। इस दृष्टि से अभी तक भारत का स्वर्ण युग दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। ठीक है, भारत का स्वर्ण युग दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। अब एक बार हम प्रश्नों को देखते हैं और उनके आंसर को निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ण युग दूर दूर तक इसलिए दिखाई, देखिए अंतिम क्वेश्चन, अंतिम लाइन कोई देखिए, भारत का स्वर्ण युग दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, नहीं देता। क्यों, कारण क्या है उसका, जरा विकल्प की चर्चा करें
तो भारत में सोना कम हो गया है। बी, प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की आकांक्षा पूरी नहीं हो रही है। सी, प्रकृति के संसाधनों का संरक्षण नहीं हो रहा है। या डी, लोगों का आर्थिक स्तर नहीं बढ़ा। तो जरा ध्यान से देखिए, आप लोग इसका आंसर निकाल भी पाए होंगे। इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प बी, प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की आकांक्षा पूरी नहीं हो रही। और यहां पर देखिए, प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की आकांक्षा हमेशा होनी चाहिए। अगर ऐसी आकांक्षा, इच्छा, अभिलाषा होगी, हमारा ध्येय होगा कि क्या ध्येय होगा कि प्रकृति से हम संस्कृति का उत्थान करें, प्रकृति के उत्थान से हम संस्कृति के उत्थान पर बल दें, ठीक है। तो उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, भारत के स्वर्ण युग को पूरा वापस ला सकते हैं। क्योंकि ऐसा हम लोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा मानव के द्वारा क्रियाकलापों में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, जिस कारण कवि को कहना पड़ रहा है, लेखक को कहना पड़ रहा है कि भारत का स्वर्ण युग दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प बी। यहां से मैंने आपको दिखाया, क्योंकि प्रकृति से संस्कृति की ओर बढ़ने की आकांक्षा ही मनुष्य को इतिहास में स्वर्ण युग की ओर ले जाने का प्रयास करती है। इसी के द्वारा भविष्य में क्या कर सकते हैं, भारत के स्वर्ण युग को वापस ला सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य अपने विकास के लिए क्या करता है। मनुष्य अपने विकास, देखिए साथियों, पहली ही लाइन देखिए, पहली लाइन, मनुष्य अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी अपनी आवश्यकताओं, विकास के लिए, मनुष्य विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या करता है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, ठीक है, दोहन करता है, ठीक। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव की कुशलता, लगन और समर्पण पर क्या निर्भर करता है, ठीक है। मानव की कुशलता, लगन और समर्पण पर क्या निर्भर करता है। अब जब यहां पर ध्यान से देखिए, तो यहां पर आपको मिलेगा विकल्प, जरा देख लेते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकल्प ए। विकल्प बी, प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन। विकल्प सी, प्राकृतिक संसाधनों की मितव्ययता। और डी, उपर्युक्त सभी। तो जरा यहां पर देखिए, आपको यहां पर दिखाई देगा कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन एवं मितव्ययिता पूर्वक उपयोग मानव की कुशलता, लगन एवं समर्पण पर निर्भर है। तो प्रश्न क्या बना, प्रश्न यहां से बना, मानव की कुशलता, लगन एवं समर्पण पर क्या निर्भर है। मानव की कुशलता, लगन एवं समर्पण पर क्या निर्भर है। तो देखिए यहां पर 3 पद दिए हुए हैं, क्या निर्भर है, प्रकृति का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, संवर्धन और मितव्ययिता पूर्वक उपयोग। यानी इनका संरक्षण, संवर्धन और मितव्यय यानी उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। यानी कि मानव की कुशलता, लगन और समर्पण पर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संवर्धन और प्राकृतिक संसाधनों की मितव्ययिता, ये तीनों ही निर्भर करती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी ने किस पर जोर दिया। जरा ये बात करते हैं, देखिए ये महत्व होगा। गांधी जी ने बहुत पहले ही पहचान लिया था, क्या पहचान लिया था भाई, गांधी जी ने क्या पहचान लिया था, प्रकृति के अमूल्य उपहारों जैसे वन, जल, खनिज आदि को अपने कल्याण के लिए संपूर्ण प्रयोग करना मानव मात्र की इच्छा शक्ति व तर्क शक्ति पर निर्भर है। मानव के प्रगति के लिए सतत विकास का महत्व, ठीक है,
सतत विकास का महत्व गांधी जी ने बहुत पहले ही पहचान लिया था, इसलिए सतत विकास हेतु मानव की आत्मनिर्भरता को ध्यान रखने पर संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया। गांधी जी ने किस पर जोर दिया? गांधी जी ने जोर दिया जो प्राकृतिक संसाधन है उनके संरक्षण पर, या किस पे? उनके मितव्ययिता पूर्ण दोहन पर, यानी जितनी आवश्यकता है, ठीक है, उतना उसका क्या किया जाए? दोहन करके उनका उतना उसका उपभोग किया जाए, ना कि जरूरत से ज्यादा उसका क्या किया जाए? दोहन किया जाए। तो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर गांधी जी ने किस पर जोर दिया? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर, विकल्प सी। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। और गद्यांश के अनुसार हमारा अगला प्रश्न है, हमारा गद्यांश के अनुसार कौन सा विकास का ध्येय नहीं है, यानी विकास में किस चीज की भूमिका नहीं होती है, इसको हमें पहचानना है। तो विकल्प है नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना, बी भौतिक स्तर को ऊंचा उठाना, सी सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना, और डी आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाना। तो देखिए यहां पर कहीं ना कहीं हमने देखा था विकास का ध्येय, देखिए विकास का ध्येय, यही हमारा प्रश्न बनना है, विकास का ध्येय क्या नहीं है। तो जब देखिए यहां पर दिया विकास का ध्येय जीवन के आर्थिक ही नहीं, आर्थिक को तो उठाना है, वरन सामाजिक, आर्थिक, नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को, यानी चार चीजों की बात कर रहा है। किसकी किसकी बात कर रहा है? सामाजिक स्तर को उठाना, आर्थिक स्तर को उठाना, नैतिकता का क्या करना? उत्थान करना, और आध्यात्मिक स्तर में अपने क्या करना? वृद्धि करना। यह विकास का ध्येय है। तो देखिए नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाना यह भी नहीं हो सकता, आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाना, इन तीनों का उल्लेख मिला हुआ है। जिसका उल्लेख यहाँ नहीं मिला हुआ है विकल्प बी, भौतिक स्तर को ऊंचा उठाना, भौतिक स्तर को ऊंचा उठाना। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प बी। तो साथियों इस प्रकार से आज के हमारे जो प्रश्न है उस पर हमने अपनी चर्चा को पूर्ण किया, ठीक है। आशा करता हूं कि आज का ये सत्र जो है आप सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो इसी तरीके से हम अपनी अगली कक्षाओं में भी और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, ठीक है, इस वादे के साथ कि आप भी पूरे प्रयास और मनोयोग के साथ इस तैयारी में लग जाएं। क्योंकि साथियों जैसा कि मैंने अपनी अंतिम कक्षा में भी कहा था कि एक बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि 4 वर्षों बाद पुनः परीक्षा का आयोजन हो रहा है, और परीक्षा में शामिल होने वाले पूर्ववर्ती जो छात्र हैं, जो पूर्व में इसमें शामिल हुए हैं, उसमें से कई छात्र ऐसे होंगे जो अन्य किसी न किसी परीक्षा में चयनित होकर उत्तर प्रदेश सरकार या भारत सरकार के अंतर्गत अपनी सेवाओं को दे रहे होंगे। तो आपके पास एक जॉब को पाने का, नौकरी को सुनिश्चित करने का एक बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि अब आपका जो प्रतियोगिता है, जो कंपटीशन है, वो बहुत ही सीमित लोगों के साथ होगा। नए लोग इसमें आवेदन कर नहीं पाएंगे, और जितने भी पुराने लोग हैं उनमें से जो पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं चयनित होकर के कहीं ना कहीं अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं फिर से आपके साथ कहूँगा कि दिन रात को एक कर दीजिए, पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने आप को इसमें झोंक दीजिए, ताकि ये परीक्षा जो हो आपको आपके सपनों को प्राप्त करने में मददगार सिद्ध हो, और इसके माध्यम से आप जो नौकरी पाना चाहते हैं, ठीक है, उस नौकरी को प्राप्त करके और सरकारी दामाद बन करके, शुद्ध शब्दों में कहें तो सरकार को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएं। और जो सबसे एक आज की डेट में ना कहें तो जो एक छात्र के जीवन पर जो एक बदनुमा दाग के रूप में होता है, जो बेरोजगारी का शब्द होता है, उससे अपने आप को निकाल कर रोजगार की ओर आगे बढ़े, ठीक है। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देता हूँ, इस वादे के साथ कि हम फिर से एक नई क्लास के साथ अगले सत्र में आपके सामने उपस्थित होंगे। आप सभी को जय हिंद।